Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है केमिकल किनेटिक्स या रिएक्शन किनेटिक्स। ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन किनेटिक्स में आज हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस वगैरह है, कोलियंस हैं और एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो अगर हम विद टाइम उसको चेक करें तो वो रेट होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक कंसंट्रेशन और दूसरा टाइम। और फिर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती चली जाती है। या सिंपली अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को इग्नोर करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स विद टाइम। यानी आप दोनों इकट्ठे यूज करना चाहें तो आप चेंज का वर्ड यूज कर लें, अदरवाइज रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज आएगा। हैं दो ही चीजें, एक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन और दूसरा टाइम आना है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का होता है सेकंड। तो सेकंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि टाइम नीचे है। अब अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन हो तो उसमें हम गैसेस की कंसंट्रेशन को प्रेशर से शो करते हैं। तो यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन की बजाय चेंज इन पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, एटीएम पर सेकंड यूनिट बन जाएंगे। यानी अगर गैसियस रिएक्शन हो तो गैसेस की कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर से लिखते हैं, तो फिर यहाँ उनका पार्शियल प्रेशर बदलेगा विद टाइम, यानी एटीएम पर सेकंड यूनिट बन जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। वजह क्या है, शुरू में रिएक्शन का रेट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। रिएक्टेंट ज्यादा होने की वजह से कुलियन ज्यादा होती हैं। जितनी ज्यादा कुलियंस होती हैं उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो वो आपस में कोलाइड भी ज्यादा करेंगे, और जितना उनके दरमियान कुलियंस होंगी रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहती है। हाँ, चेंज उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यानी शुरू में रिएक्शन के रेट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आ रही है और फिर नेगेटिव चेंज यानी कम होना शुरू कर दे, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। और इट इज एन एवर चेंजिंग पैरामीटर, ये हर वक्त बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हर वक्त चेंज होती रहती है। अगर हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को देख लें, इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। जब आपने रिएक्शन शुरू कर लिया तो आप किसी भी लम्हे उसका रेट नोट करें, दैट विल बी एन इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर दो इंस्टेंटेनियस, फॉर एग्जांपल आपने एक रेट नोट किया 1 मिनट के बाद, दूसरा 2 मिनट के बाद, तो दोनों की एवरेज निकाल लें। जितना रेट 1 पे आया और जितना 2 पे आया, दोनों की एवरेज रेट होगी। शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ज्यादा होता है एवरेज रेट से। उसकी वजह जो होती है वो कुलियंस हैं। शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा है, कुलियन ज्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट बिकम्स लेस देन एवरेज रेट, उससे भी कम हो जाता है। ये इक्वल कब होते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट इक्वल हो जाते हैं जब रिएक्शन रुक जाता है, टाइम अप्रोचेस टू 0 आ जाता है, तो तब दोनों इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज शुरू में इंस्टेंटेनियस ज्यादा है और लास्ट में एवरेज रेट ज्यादा होता है। शुरू में इंस्टेंटेनियस और लास्ट में एवरेज ज्यादा होता है। Rate of reaction will be equal to rate constant when concentration of the reactants is unity,
अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दिया जाए तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट होगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भी, उसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रेट की देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है। शुरू में हमारे पास सिर्फ ए की कंसंट्रेशन होगी जो कि बहुत ज्यादा होगी, दिस इज फॉर ए। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुरू में बी की कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जब रिएक्शन शुरू होगा तो बी बनना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब आप ये मुख्तलिफ टाइम इंटरवल है, या भी आप किसी भी लम्हे आप रेट नोट करते हैं तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। जब भी आप रेट नोट करेंगे दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट ये प्रोडक्ट के लिए भी आप नोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम होगा, रिएक्टेंट में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम होगा। अब रिएक्टेंट का यहाँ पर रिएक्शन का आप किसी भी जगह पर आप रेट ले लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और दो इंस्टेंटेनियस, फॉर एग्जांपल ये एक इंस्टेंटेनियस है, ये दूसरा इंस्टेंटेनियस है, दोनों की एवरेज निकाल लें, दैट विल बी एवरेज रेट। लास्ट में जाके शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है क्योंकि इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कम आएगी, क्योंकि ये वाला रेट कम है, ये वाला रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एवरेज ज्यादा आएगी, यहाँ पर एवरेज यहाँ पर रेट ज्यादा आएगा, यहाँ पर कम आएगा, तो दोनों की एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट जो पहले वाला है उससे कम ही आएगी। तो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है, लास्ट में एवरेज रेट ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली हम जो रेट नोट करते हैं लास्ट में जाके वो पहले वाला इंस्टेंटेनियस लेते हैं और आखिरी वाला एवरेज रेट लेते हैं, तो वो एवरेज रेट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा जाकर लास्ट में। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। जितनी किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी होगी उतना ही रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। अब जब दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान वीक से बॉन्ड बन जाते हैं, अनस्टेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है एटम का, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि वो अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, और ये फॉरन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसको हम ट्रांजिशन भी स्टेट भी कह सकते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। जैसा कि देखें हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये A2 है और ये B2 है। जब आपस में रिएक्शन करने लगते हैं तो जब ए और बी करीब आते हैं तो उन दोनों के दरमियान वीक सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ए बी के साथ वीक सा बॉन्ड बना लेता है और ए यहाँ भी बी के साथ वीक सा बॉन्ड बना लेगा, और उनका जो आपस का बॉन्ड है ए के दरमियान वो वीक हो जाएगा, हम डॉटर लाइन से शो करते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, चूंकि इसमें अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है, ये डॉटर बॉन्ड बड़े वीक बॉन्ड होते हैं, जितने बॉन्ड वीक होते हैं सिस्टम की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है, और फिर क्या होता है ए से ए बॉन्ड टूट जाता है और बी से बी बॉन्ड टूट जाता है और नए बॉन्ड ए बी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब अगर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज वेरी क्लोज टू ट्रांजिशन स्टेट, अगर दोनों की एनर्जी रिएक्टेंट की और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बराबर हो तो इसका मतलब है ये दोनों जल्दी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी करीब करीब है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट भी हाईली अनस्टेबल हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट में बदलती है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी भी इसके क्लोज आ गई, वेरी क्लोज टू, अगर इसकी एनर्जी वेरी क्लोज टू ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी करीब आने से मुराद होता है रिएक्टेंट भी बड़े अनस्टेबल हैं। अगर रिएक्टेंट भी अनस्टेबल हैं तो वो फॉरन प्रोडक्ट में बदलेंगे, रिएक्शन विल बी फास्ट एंड एक्सोथर्मिक। इसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से चेंज नहीं होती, अलबत्ता रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। रिएक्टेंट के पास एनर्जी थोड़ी होती है जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकते, तो हम हीट करते हैं, हीट करने से उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती, रिएक्टेंट की बदल जाती है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है।
अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की भी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर लें तो ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है ये हाईली अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन तीनों में से चेक करना चाहें कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोडक्ट्स की है और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की। अब रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के करीब है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है थोड़ी होगी। और फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो गैप आता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी चेंज है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है। आप देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना फर्क है हीट ऑफ रिएक्शन का, जितना ज्यादा फर्क होगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब अगर हम इसको रिएक्टेंट्स बनाना चाहें, यानी हम रिएक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, ये रिएक्टेंट्स और ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो देखें रिवर्स करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। फॉरवर्ड के लिए थोड़ी सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये डेल्टा एच और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड दोनों मिलेंगे तो रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी। इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहें, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, तो कैसे निकलेगी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से डेल्टा एच निकाल देंगे। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरी है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से होगी, प्रोडक्ट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक, ये वाली, ये पूरी की पूरी हमारे पास बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर हमने फॉरवर्ड की चेक करनी कितनी है, तो ये टोटल बैकवर्ड की है, इसमें से ये डेल्टा एच निकाल दें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड की आ जाएगी। इसी तरह अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन चेक करें तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल है और रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल हैं। रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, और सबसे कम स्टेबिलिटी तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की है। इसमें देखें रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड लेके जाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप रिएक्टेंट से आप एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक ये वाली एनर्जी देखें कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर वापस लेके आना हो तो देखें ये थोड़ी सी एनर्जी है प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी है। इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करना इजी होता है। अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच, यानी फॉरवर्ड की इतनी ज्यादा है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच दोनों मिलकर ये बनाते हैं। मींस इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना मुश्किल है और रिवर्स वापस लेके आना आसान है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और रिवर्स की कम है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है उसको कैटालिसिस कहते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन प्लैटिनम की मौजूदगी में होता है। अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कैटलिस्ट क्या क्या चेंज कर सकता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर सकता है, मैकेनिज्म चेंज कर सकता है, पाथ ऑफ द रिएक्शन बदल सकता है, एंट्रोपी चेंज कर सकता है। तो ये कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का टाइम शॉर्ट कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसमें कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का आप देखें मैकेनिज्म, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो चेक करें कितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जो एनर्जी होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ही आप इसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी एनर्जी को कम कर देता है, उसकी एंट्रोपी को कम कर देता है, सिस्टम के ऑर्डर को ज्यादा कर देता है, सिस्टम मोर ऑर्गेनाइज्ड बना देता है, जिसकी वजह से उसका पाथ बदल जाता है। अगर हम कैटालिसिस देखें तो दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस होता है रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज सेम हो, यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है कैटलिस्ट भी लिक्विड है, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस है। और अगर हेट्रोजीनस क्या है, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट है, अगर एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है या गैस है। जैसा कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2SO2 + O2, ये भी गैस है ये भी गैस है। अगर यहाँ पर हम कैटलिस्ट NO यूज कर लें, जैसा कि लेड चैम्बर प्रोसेस में होता है, अगर इस रिएक्शन में NO कैटलिस्ट होगा तो NO गैसियस है,
NO यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होमोजीनस केटोलिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में जैसे कंटैक्ट प्रोसेस है हम V2O5 सॉलिड यूज करें तो ये हमारे पास हेट्रोजीनस केटोलिसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट हो गया। तो अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम है तो होमोजीनस, अगर डिफरेंट है तो ये हेट्रोजीनस केटोलिसिस होगा। कैटलिस्ट की अहम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो है ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, क्योंकि जब एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करवा सकता है, अगर आप कैटलिस्ट बदलेंगे तो प्रोडक्ट की नेचर बदल सकती है। जैसा कि देखें HC डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने कॉपर ऐड किया तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट बदल के Al2O3 डाल देंगे तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। तो कैटलिस्ट के बदलने से देखें प्रोडक्ट की नेचर बदल गई। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं लॉक एंड की मॉडल, जैसे फिशर ने दिया था कि एक जैसे की है वो एक ही लॉक को ओपन कर सकती है, अगर आप लॉक बदल दे, आप की बदल देंगे या लॉक बदल देंगे तो वो फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। रिएक्शन प्रोसीड करेगा भी तो हमारे पास वो वाली चीज नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं लॉक को ओपन करना, हो सकता है आप की गलत डाल के उसको घुमाएं तो की ही टूट जाए, तो उसमें प्रोडक्ट्स ही बिल्कुल डिफरेंट बन जाएंगे। तो कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन कैटलिस्ट फॉर वन रिएक्शन, ये स्पेसिफिसिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कैटलिस्ट अगर जो हमारे पास होता है कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कैटलिस्ट को भी एक्टिव कर दे तो उसको एक्टिवेटर या प्रोमोटर कहते हैं, या कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लेकिन अगर कोई कैटलिस्ट को और एक्टिव कर दे, याद रखिएगा जो कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता, ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बदलता है और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसा कि देखें हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल की जो हाइड्रोजिनेशन है उसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल। अगर निकल की एफिशिएंसी ज्यादा करनी हो तो हम टेलोरियम या कॉपर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप हैबर प्रोसेस में पढ़ते हैं कैटलिस्ट आयरन होता है हैबर प्रोसेस में, लेकिन हम उसमें उसकी एफिशिएंसी ज्यादा करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल देते हैं ताकि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, तो ये कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट होंगे। इसी तरह अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रोडक्ट बना, अगर प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जैसा कि जब रिएक्शन होता है बिटवीन नाइट्रिक एसिड और कॉपर तो ये शुरू में स्लो होता है, लेकिन जो ही इसमें से नाइट्रस एसिड बनता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो एक्चुअली जो नाइट्रस एसिड होता है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो ऑटो कैटलिस्ट है। इसी तरह अगर हम KMnO4 का रिएक्शन करवाएं ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, K2SO4 और MnSO4 बनता है। शुरू में तो जी, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में नेक्स्ट है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट है कि अगर प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट बन जाए, जैसा कि कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जो ही नाइट्रस एसिड बनता है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में नाइट्रस एसिड एज अ ऑटो कैटलिस्ट है। KMnO4 का देख लें रिएक्शन जो ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास MnSO4 बनता है। ये जो MnSO4 जो ही बनना शुरू होता है रिएक्शन की स्पीड और तेज हो जाती है। इसका मतलब है ये MnSO4 जो है ये कैटलिस्ट है। एक्चुअली MnSO4 में भी Mn2 प्लस कैटलिस्ट है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो आइंस होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। तो जो ही इसमें Mn2 प्लस बनता है, यहाँ KMnO4 में +7 है, जो ही 2 प्लस बनेगा तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जी, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में पॉइजन हैं या इनहिबिटर हैं जो रिएक्शन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। जैसा कि हम पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड डालते हैं, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है ताकि प्री इग्निशन ना हो। अगर आप टेट्राइथाइल लेड ना डालें क्योंकि पुअर क्वालिटी फ्यूल होता है तो ये स्पार्क प्लग से पहले ही जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। नंबर 2 पे देखें कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस में आर्सेनिक ऑक्साइड यूज किया जाता है, आर्सेनिक ऑक्साइड एज अ पॉइजन आ जाता है, इसको निकाला जाता है। और फिर हैबर प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना के कम्प्लेक्स बना लेता है FeCO5, यानी 5 कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो आयरन के साथ मिल जाते हैं। और आर्सेनिक ऑक्साइड भी V2O5 के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। इसके अलावा भी कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसकी फिजिकल स्टेट है।
तो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट तो रिएक्शन में चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल शुरू में वो शाइनी हो और एंड पे जाके उसकी जो शाइन है वो डिम हो जाए, या उसकी फिजिकल स्टेट शुरू में क्रिस्टलाइन एंड पे जाके पाउडर बन जाए, लेकिन केमिकल स्टेट चेंज नहीं होती। हमने ये भी पढ़ा था कि कैटलिस्ट ना केसी को चेंज करता है और ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है। हाँ, अलबत्ता कैटलिस्ट अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में उसका बिल्कुल सरफेस एरिया ज्यादा कर दिया जाए तो फिर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लास्ट में हमारे पास एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स आप बायोलॉजी में अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आए हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ एंजाइम है, जैसा कि एक देखें एंजाइम यूरिया है, तो इसके लिए यूरिएस चाहिए। ये सॉरी, एंजाइम यूरिया नहीं है, यूरिया हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो यूरिएस क्या करता है, इसको ब्रेक करके अमोनिया में इन्वर्टेस ग्लूकोज सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, जबकि जो जाइमेज है ये ग्लूकोज को डिग्रेड करता है। इस तरह आप बायोलॉजी में प्रोटीएस पढ़ते हैं, अमाइलेस पढ़ते हैं, लाइपेस पढ़ते हैं, तो ये सारे कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। यानी एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। इनकी खास कैटेगरीज भी हैं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं, हाइड्रोलेस हैं, आइसोमीरेस हैं। तो डिफरेंट किस्म के, जैसे लाइएस है, लाइगेस हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो हैं वो एंजाइम हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए है। अगर आप एंजाइम चेंज कर देंगे तो इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगा, या रिएक्शन हो भी गया तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएगा। इसके अलावा आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसकी चैप्टर नंबर 3 में, और फिर आपने लॉक एंड की मॉडल भी पढ़ा हुआ है एमल फिशर का, और फिर इंड्यूस फिट मॉडल भी पढ़ा हुआ है जो कोचलैंड ने दिया था। तो ये एंजाइम हमारी बुक में केमिस्ट्री में थोड़े से ही हैं, जिसमें 3 एंजाइम जो हैं आपने ये वाले याद रखने हैं। ये हमारी बुक में यही वाले एंजाइम्स हैं। मैकेनिज्म का जहाँ तक तल्लक है तो वही है लॉक एंड की मॉडल वाला मैकेनिज्म है जो आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक में पढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी वही हैं। ये रिएक्शन का पाथ बदल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। इनके लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए जो हमारे बॉडी में जिस जगह पर इन्होंने एक्ट करना है उस जगह की पीएच होती है, और इसके साथ साथ इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो कि बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर हम एक दो एमसीक्यूज देख लें, सबसे पहला एमसीक्यू है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेस या रिमेन्स सेम। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है उसका रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, वजह क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम और कोलिजन जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब है रिएक्शन का रेट कम होता जाता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है। इसी तरह एक और एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी। यस, मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है फेस टू फेस आके कोलाइड करें एक दूसरे से। और इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जिससे प्रोडक्ट बन जाता है, और इनइफेक्टिव कोलिजन होती है जिससे प्रोडक्ट नहीं बनता। इनइफेक्टिव कोलिजन्स की आप टेनिस बॉल को देखें, टेनिस बॉल को आप जितनी दफा मर्जी दीवार में मारते जाएं वो कोलाइड करके आपके पास वापस आ जाएगी, दैट इज इनइफेक्टिव कोलिजन। जबकि दो बसेस का फेस टू फेस हाई स्पीड से टकराना दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। तो इसमें सारी करैक्टरिस्टिक ये होंगी तो रिएक्शन जो है वो फ्रूटफुल होगा। तो ये हमारे पास डी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ सब्सटेंस विच एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट को भी तेज कर देता है, प्रोमोटर है या कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट है या एक्टिवेटर है। तो इसका आंसर भी ये सारे हो जाएंगे। ये केमिस्ट्री में हम इनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं करते, बस हम कहते हैं ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को ज्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम इन कैटलाइजिंग रिएक्शन इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। एंजाइम किस वजह से रिएक्शन को कैटलाइज करता है? तो एंजाइम के बारे में वही बातें हैं जो कैटलिस्ट के बारे में हैं, कि ये एक्चुअली रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, रिएक्शन का पाथ बदल देता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। तो ये डेल्टा आंसर आ जाएगा, टू प्रोवाइड पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आंसर भी डी बन जाएगा। ये है प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।